Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 13 of Data Structures and Algorithms course. And this lecture is part 4 of Algorithm Analysis series. And in this lecture, we will discuss a very important concept, which is the simplifying rule. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram. I have done my PhD in Computer Science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, लाहौर. तो थोड़ा सा आगे चलने से पहले ये ब्रीफ कर दूं आपको कि हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि हम अपने जो भी एल्गोरिथम है उसकी जो रनिंग टाइम कॉस्ट है उसकी हम अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स और एवरेज जो उसका एक सिनेरियो है उसको हम डिफाइन करते हैं. तो हम एक्चुअली उसके लिए जो है वो 3 डिफरेंट नोटेशंस जो है वो यूज़ करते हैं, जिसको कि हम बिग ओ नोटेशन कहते हैं, दैट इज़ फॉर अपर बाउंड. और फिर हमारे पास सिग्मा नोटेशन होती है विच इज़ फॉर लोअर बाउंड्स. और फिर हमारे पास थीटा नोटेशन होती है विच इज़ फॉर एवरेज केसेस. तो ये जो बाउंड्स हैं, अपर या लोअर बाउंड्स हों, तो ये हम डिफाइन करते हैं हमारे पास जो बेस्ट केस या वर्स्ट केस या एवरेज केस सिनेरियोज हों उसके लिए. उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसकी रनिंग कॉस्ट हमारे पास किसी अलजेब्रिक क्वेश्चन की फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि हम उसको जो है फिर बाद में उसको जो है वो हम देख सकें कि इसके जो है वो बाउंड्स जो हैं वो अपर बाउंड्स या लोअर बाउंड्स हैं वो क्या है. तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये बाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं तो उनकी मदद से हम इनको कैसे कुछ रूल्स अप्लाई करके तो हम इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन आवर. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये तीनों नोटेशंस, विच इज़ द बिग ओ नोटेशन, ओमेगा and theta notation. So we have already discussed in last lecture these 3 notations. तो just for revision हम इसको देखते हैं कि big O represents the upper bounds of running time of an algorithm each in the best, worst and average case. तो हम ये देखते हैं कि worst case में ये जो algorithm है ये कितना worst हो सकता है, best case में कितना बेहतर हो सकता है और average case में कितना इसकी बाउंड्स जो है वो क्या है. तो हम ये एक अपर बाउंड जो है वो डिफाइन कर देते हैं. तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो जो हमने इसकी जो बिग ओ में जो इसकी अपर बाउंड डिफाइन की है उससे बियॉन्ड जो है वो नहीं जाएगा. इसी तरह से हमारे पास वी हैव सिमिलर ओमेगा रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड्स ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम, और ये भी बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केसेस में होती है. और इसी तरह से जो थीटा है दैट रिप्रेजेंट्स इफ एन एल्गोरिथम हैज सेम अपर एंड लोअर बाउंड्स. तो अगर उसकी इस तरह से हो कि अपर बाउंड्स भी सेम हो, लोअर बाउंड भी सेम हो, इट्स मीन दैट के ये जो है ये एल्गोरिथम इसका ये एवरेज केस है या इसका जो मोस्ट जो वो सिनेरियो है जो मोस्टली हैपन होगा, वो मोस्टली अकर होगा, ये हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो उसको हम थीटा कह देते हैं. तो ये जो है ये हम डिटेल से हम लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं. तो आज हम जो है वो जो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ आवर सिंपलीफाइंग रूल्स. तो इसमें है कि वंस यू हैव डिटर्मिन द रनिंग टाइम इक्वेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, इट रियली सिंपल मैटर टू ड्राइव अबाउट बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा एक्सप्रेशंस फ्रॉम द इक्वेशंस. तो फॉलोइंग ये हमारे पास 4 रूल्स हैं. इन 4 रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और इनकी मदद से हम उनकी जो सिंपलिस्टिक फॉर्म है उसको हम जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन आवर 4 रूल. सबसे पहले हम जो है रूल करेंगे एंड रूल नंबर 1 सेज दैट अच्छा इसमें जो है वो ये जो दिस इज़ आवर कॉस्ट फंक्शन. ये हमारा जो है ये हमारा एक्चुअल जो है ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, जिसको कि हम एफ ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे. सो द रूल 1 सेज दैट इफ एफ ऑफ एन इज ओ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन. जी ऑफ एन जो है ये कोई फंक्शन है जो कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है इसकी अपर बाउंड्स को
डिफाइन कर रहा है, बिकॉज एज यू नो दैट कि ये जो ओ है, बिग ओ, दिस रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम रनिंग टाइम। तो ये जो जी ऑफ एन है, दिस 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 फंक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द upper bounds for running time of this of our cost function, and g of n is o of h of n। अब g of n जो है वो f of n की अपर बाउंड डिफाइन कर रही है, और g of n की जो अपर बाउंड है वो एक और फंक्शन डिफाइन कर रही है विच इज़ द h of n। तो इसका मतलब ये है कि जो h of n है वो f of n की भी अपर बाउंड्स को डिफाइन कर रहा होगा। ये एक तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसमें के जो बाउंड्स हैं दे आर लाइक इन ट्रांसिट के। पहले हमने देखा कि जी जो है वो एफ़ की अपर बाउंड को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच जो है वो जी के। तो इसमें इनके एच जो है वो लाजमी बात है कि वो एफ़ की जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन है इसकी अपर बाउंड्स को भी जो है वो भी डिफाइन। ओके, तो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम देखते हैं। जस्ट एक इसको देखते हैं कि ये तो हमने टेक्निकली थोड़ा देखा है, तो हम इसको देखते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिवली हम इसको कैसे जो है वो इसको पढ़ेंगे। द फर्स्ट रूल सेज दैट इफ सम फंक्शन जी ऑफ एन इज एन अपर बाउंड फॉर योर कॉस्ट फंक्शन। हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? हम एफ ऑफ एन की बात कर रहे हैं। देन एनी अपर बाउंड फॉर जी ऑफ एन, वो क्या है? ये एच ऑफ एन है, इज़ आल्सो एन अपर बाउंड फॉर योर कॉस्ट फंक्शन। तो अब ये है कि जी ऑफ एन जो है वो अपर बाउंड है एफ ऑफ एन विच इज़ आवर एक्चुअल, जिसको हमने कह दिया कि ये हमारा एक्चुअली कॉस्ट फंक्शन है। तो और एच ऑफ एन जो है इन रिटर्न इट्स अपर बाउंड इज डिफाइंस द अपर बाउंड फॉर जी ऑफ एन। तो एच ऑफ एन जो है वो दैट विल आल्सो डिफाइन द अपर बाउंड फॉर एफ ऑफ एन। तो ये सिंपली जो है ये इस स्टेटमेंट में जो है ये चीज़ डिस्क्राइब कर दी है। And a similar property holds true for notation. If g of n is lower bound for your cost function, then any lower bound for g of n is also lower bound for your cost function. अब इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे ये जो o है इसकी जगह पे ओमेगा आ जाएगा, और बाकी सब चीज़ उसी रहेगी। जहाँ जहाँ पे ये o है वहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर g of n जो है वो f of n की लोअर बाउंड्स को डिफाइन कर रहा है, और सिमिलरली जो एच ऑफ एन है वो जी ऑफ एन की लोअर बाउंड्स को डिफाइन कर रहा है, तो जो एच ऑफ एन है वो एफ ऑफ एन की जो एफ हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन है इसकी लोअर बाउंड्स को भी डिफाइन करेगा। सो दिस वाज द रूल नंबर 1। लेट्स मूव टू द रूल नंबर 2 says that if f of n is o k of k of g of n, तो ये k सिर्फ एक कांस्टेंट है विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद दिस विथ g। तो यहाँ पे अगेन o इज़ अपर बाउंड फॉर एनी कांस्टेंट विच इज़ k इज़ ग्रेटर देन 0, देन f of n इज़ इन o g of n। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये जो k कांस्टेंट है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप इसको जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते, इससे रियली कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। सो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल 2 इज दैट यू कैन इग्नोर एनी मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट्स इन योर इक्वेशंस व्हेन यूजिंग बिग O नोटेशन। एंड सिमिलर प्रॉपर्टी दैट आल्सो दिस रूल आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर ओमेगा एंड थीटा नोटेशंस। तो सिंपली ये कि अगर लोअर बाउंड्स हो सिमिलरली कि ओ की जगह पे अगर ओमेगा हो और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी कैन इग्नोर दैट कांस्टेंट। तो सिंपली इसका कहने का मतलब जो है वो यही है। तो इस रूल की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारा कोई लेट्स से कि हमारा कोई कॉस्ट फंक्शन है, लेट्स से कि ये एक हमने जी ऑफ एन डिफाइन किया और हमने कह दिया 3n²। तो इसमें ये जो 3 है दिस एक्चुअली डजंट मैटर। हम सिर्फ इसको सिर्फ n² को कंसीडर करेंगे, बिकॉज 3 को हम इतना वैल्यू जो है वो हम नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे n इंक्रीज़ होता जाएगा तो 3 का जो इम्पैक्ट है इसके ऊपर वो इसके ऊपर बहुत ही कम होता जाएगा। तो इसलिए इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इट डजंट। ओके, लेट्स मूव टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सेज दैट हमारे इट सेज दैट देयर आर टू parts of
ऑफ आवर प्रोग्राम, और उनकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है। पहला जो पार्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो F1 है, और जो दूसरा पार्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो F2 है। F1 की जो अपर बाउंड्स हैं वो G1 डिफाइन कर रहा है, और F2 की जो अपर बाउंड्स हैं वो G2 डिफाइन कर रहा है। एंड देन हम क्या करते हैं कि दोनों एक ही प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं, दे आर रनिंग इन सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो F1 प्लस F2 होगी। तो इसमें हम क्या लेंगे कि इसमें फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमने इनकी अपर अमाउंट्स लेनी है तो हम ये देखेंगे कि G1 में से और G2 में से कौन सा मैक्सिमम है, हम उसको लेंगे। जो मिनिमम जो कम होगा, जो सेकंड दूसरा होगा, हम उसको कंसीडर जो है वो नहीं करेंगे। सो लेट्स सी कि हम इसको जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में किस तरह से लेते हैं। रूल 3 सेज दैट गिवन टू पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम run in sequence, whether two statements or two sections of code, you need to consider only the more expensive part। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि इन दोनों में से जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उसको हम कंसीडर करेंगे, जिसकी कॉस्ट कम होगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स नॉट बेसिकली क्या होगा कि वो काउंट ही नहीं होगा, दैट विल नॉट काउंट टूवर्ड्स द अपर बाउंड्स। तो उसको हम जो है वो हम उसको नहीं लेंगे। तो इसके सिंपल इसका ये है कि अगर एक पार्ट की जो लेट्स है कि जो उसकी जो कॉस्ट है वो n है, और दूसरे की एक्सपोनेंशियल ये क्वाड्रेटिक है n है, दूसरे की सिंपल n है, तो G1 लेट्स से कि n स्क्वायर है, G2 जो है वो n है हमारे पास, तो हम इसमें n स्क्वायर को कंसीडर करेंगे बिकॉज n स्क्वायर की ये मैक्सिमम ये ज़्यादा है। तो हम ये कह देंगे कि ये पूरा जो एल्गोरिथम है इसकी जो दो हिस्से हैं इनको जब हम मिलाएंगे, इनफैक्ट के जब हमें रिजल्ट्स या जो आउटपुट्स है उस वक्त मिलेंगी जब F1 और F2 को हम कंबाइन करेंगे। तो हम उसकी जो अपर बाउंड है वो n स्क्वायर लेंगे, हम n जो है वो नहीं लेंगे। सो दिस इज़ द सिंपल थिंग। तो हम ये कहेंगे कि ये जो अपर बाउंड है इसकी ये क्वाड्रेटिक है, इट्स नॉट लीनियर। एंड दिस रूल सिमिलरली दिस रूल्स अप्लाई टू लोअर बाउंड्स and theta notation as well. For both you need to consider only the more expensive part, कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसको कंसीडर करना है। सिमिलर इन दिस केस जैसे ये n स्क्वायर है तो इसको हम कंसीडर करेंगे, n को कंसीडर जो है वो हम इसको नहीं करेंगे। सो दिस इज रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 3, लेट्स मूव टू द रूल नंबर 4। ओके, तो रूल नंबर 4 says that के similarly there are two parts of program, F1 है और F2 है। F1 की अपर बाउंड्स है वो G1 डिफाइन कर रहा है, और F2 की जो अपर बाउंड्स है वो G2 डिफाइन कर रहा है। तो ये इस तरह से है कि मे बी दीज आर टू लूप्स, ये दो लूप्स हैं। तो हम इनकी जो लूप्स की जो है वो हम जो जब कॉस्ट डालते हैं तो वी ऑलवेज मल्टीप्लाई दैट। तो इसमें क्या होगा कि अगर इस तरह से है कि जो F1 और F2 है इसकी जो अपर बाउंड इस तरह से होंगी कि हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें हमने मैक्सिमम या मिनिमम नहीं लेना, सिंपली हमने क्या करना है कि जो G1 और G2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी कि हम इसको जो है वो किस तरह से जो है देखते हैं कि रूल 4 इज़ यूज टू एनालाइज द सिंपल लूप्स इन आवर प्रोग्राम्स इफ सम एक्शन इज रिपीटेड सम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये लूप का मतलब ये है कि एक एक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है, और वो इट डिपेंड्स ऑन दी लूप के वो लूप जो है वो कितनी दफ़ा जो एग्जीक्यूट होती है, एंड ईच रेपिटेशन हैज़ द सेम कॉस्ट। तो उसकी कोई कॉस्ट है, देन द टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्शन टेक्स प्लेस। तो ये सिंपली इसका जो है वो कहने का मतलब जो है उसका यही है कि दीज आर टू लूप्स, और हमने अगर इनकी जो है वो हमने ये देखना है कि इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि इन जो फंक्शन या जो अलजेब्रिक इक्वेशंस इनकी अपर बाउंड्स को डिफाइन कर रहे हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसकी जो है वो अपर बाउंड्स जो है वो उसकी हो जाएगी। तो लेट्स से कि अगर G1 जो है वो n है और G2 जो है वो n स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है दैट विल बी n क्यूब। तो इसकी अपर बाउंड है वो n क्यूब्स होंगे। इस तरह से हम इसको जो है वो ले सकते हैं। और ये सिमिलरली ये रूल भी जो है दिस आल्सो अप्लाइज टू ओमेगा एंड थीटा नोटेशन, इन दोनों के भी जो है ये रूल जो है ये अप्लाई होता है।
सो दीज आर 4 रूल्स। तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि हमने फर्स्ट रूल से देखा कि हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस है, कॉस्ट फंक्शन है जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया था, तो उसकी जो उसकी अपर बाउंड्स हैं या जो उसकी लोअर बाउंड्स हैं वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाया फंक्शन जी। तो हम उसको जो है वो किस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये हमने जो है इन चारों रूल्स में जो है वो देखा है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ द इग्नोरिंग लोअर ऑर्डर टर्म्स। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई भी एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, तो हम उसमें उनको उन पार्ट्स की जो कॉस्ट है उनको हम इंडिविजुअली ऐड करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिर्फ जो ऐसा उसका कोई हिस्सा जो कि जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम है हम उसको कंसिडर करते हैं। जो लो कॉस्ट वाले होते हैं हम उनको जो है वो कंसिडर नहीं करते। आमतौर पे ऐसे होता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी ये कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उनको जो है वो कंसिडर नहीं करते, बिकॉज जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, इनपुट साइज इंक्रीज़ होता रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका इफेक्ट जो है वो ख़त्म होता रहेगा, तकरीबन नेग्लिजिबल रह जाएगा, तो हम उसको जो है वो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। Taking the first three rules collectively, you can ignore all constants and all lower order terms to determine the asymptotic growth rate for any cost function। तो ये भी अभी मैंने ये चीज़ डिस्कस की है। Ignoring lower order terms is reasonable when performing an asymptotic analysis. The higher order terms soon swap the lower order terms in their contribution to the total cost as n becomes large। तो जैसे जैसे n की वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी तो जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम होती जाएगी, और सिर्फ जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होंगी। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने एक लिया है रनिंग टाइम, हमने उसको रिप्रेजेंट किया 3 and 4 प्लस 5 तो इसको हम देखेंगे कि इसकी जो अपर अमाउंट्स हैं इट्स नॉट एक्चुअली एन स्क्वायर नहीं है, ओनली अगर हम इसको n4 ले लें तो दैट इज़ सफिशेंट, बिकॉज n4 इज़ द मैक्सिमम टर्म। अब इसमें देखेंगे हमने जो कांस्टेंट था 3n उसको भी हमने जो है वो इग्नोर कर दिया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रूल नंबर 2। तो एक्चुअली ये इस तरह से अगर होगा, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो इसको इस तरह से होना चाहिए 3n4 प्लस 5n स्क्वायर, तो इट शुड बी लाइक दिस। तो हम इसमें जो है वो अगर ये लोअर ऑर्डर टर्म्स इग्नोर कर दें तो ये फिर हमारे पास बचेगा 3n स्क्वायर, 3n4 बचेगा, 3n की पावर 4, और इसमें ये कांस्टेंट है, और ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा दैट इज़ दी ओ एन स्क्वायर, n4 जो है ये हमारे पास बचेगा। तो दिस इज़ दी एक्चुअली जो हम जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये इस तरह से है कि इस पूरी क्वेश्चन से जो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी n4, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है हम सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे, बाकियों को जो है वो हम जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है उसको भी इग्नोर कर देंगे, और जो कांस्टेंट है हम उसको भी इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ जो है इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसकी जो अपर बाउंड्स है दैट इज़ n4। तो ये इसका सिंपली यहाँ इसका कहने का मतलब जो है वो ये है द n स्क्वायर टर्म कंट्रीब्यूट्स रिलेटिवली रिलेटेड टू द टोटल कॉस्ट फॉर द लार्ज एन। तो ये शुरू में अगर आप इसको एक वेरीफाई करने का तरीका क्या जो है वो ये है, दिस यू कैन डू वेरी इजीली, आप एक्सेल में भी कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि n लें और एक आप n4 ले लें, और उसके बाद एक आप ले लें 3n4 प्लस 5n स्क्वायर। ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी हो सकती है, एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, आप इसको जो है करें और फिर मुझे गूगल क्लासरूम में बताएं कि क्या जो मैंने आपको बताया है ये इफेक्ट ठीक है। तो यहाँ पे हम n लेते जाएंगे 1 2 3 4 अप टू और इसकी आपने काफ़ी हायर पावर लेनी है, सिर्फ छोटी पावर नहीं लेनी,
आपने इसको 100 से बियॉन्ड जो है वो लेके जाना है, 100 या 100 से ऊपर लेके जाना है। तो अब 1 होगा तो दिस विल बी 1, 2 होगा तो n की ये पावर 4 है, 2 4 8 और ये 16 आ जाएगा। इसी तरह से 3 में भी ये 81 आ जाएगा और इस तरह से 4 में भी ये जो है ये इंक्रीज होती जाएगी। तो अब आपने ये देखना है कि अगर ये 1 होता है तो उस वक्त जो है इसकी कॉस्ट जो है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप कंपैरिजन ही करते जाएंगे साथ साथ। और तो इसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि ये आपके पास दो, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आएगी, इधर भी कोई वैल्यू आएगी, इधर भी कोई वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास दो ग्राफ्स आ जाएंगे, इन दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ करें और फिर देखें कि इसमें क्या फ़र्क पता चलेगा। तो आप ये देखें कि इसमें जो है वो बहुत डिफरेंस जो है वो इसमें नहीं होगा। जैसे जैसे n की पावर इंक्रीज होती जाएगी तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो है ये आप जो है वो कर सकते हैं, इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। या आप एक्सेल में कर लें या आप इसको आर में भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है कि हम फंक्शंस को हम कैसे जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें ये कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी हैं एंड इन दोनों फंक्शंस के जो ग्रोथ रेट्स हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड वी माइट लाइक टू डिटरमिन इफ वन ग्रोस फास्टर देन अदर। तो इसका तरीक़ेकार जो है ये होगा कि हम इन दोनों की लिमिट लेंगे, हम एफ और जी को डिवाइड करेंगे और इनकी लिमिट लेंगे एज n गोज टू इन्फिनिटी। तो अब इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है, या f जो है वो फास्टर ग्रो कर सकता है या g फास्टर ग्रो कर सकता है, या इन दोनों के जो ग्रोथ रेट्स है तकरीबन जो है वो सेम है। तो इसमें देखते हैं कि पहला केस जो है वो ये है कि इफ़ लिमिट गोज टू इन्फिनिटी देन f इज़ इन सिग्मा ऑफ g बिकॉज एफ एन ग्रोज फास्टर। तो इसमें यह है कि अगर लिमिट ये जो है ये इन्फिनिटी पे चली जाती है तो इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एन है, जो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इट्स ग्रोइंग फास्टर, और इसकी जो लोअर बाउंड्स होंगी, ये जो जी है दैट इज़ डिफाइनिंग द लोअर बाउंड्स ऑफ एफ ऑफ एन, उसकी जो है लोअर बाउंड्स को डिफाइन कर रहा है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि if limit goes to 0 then f of n is in upper bounds of g। तो g जो है वो f की upper bounds को डिफाइन करेगा because g is growing faster। ओके, तीसरा केस ये है कि if limit goes to some constant other than 0 then f of n is the theta g of n। तो इसका मतलब है कि इसकी अपर और लोअर बाउंड्स हैं तकरीबन सेम है, तो इसलिए जो है वो f जो हमारा कॉस्ट इसकी जो कॉस्ट है हमारे पास है दैट इज़ द एवरेज जो थीटा इसकी है दैट इज़ जी इज़ डिफाइनिंग द थीटा ऑफ एफ ऑफ एन बिकॉज बोथ ग्रो एट द सेम रेट। तो ये एक सिंपल सा एक टेस्ट है जिसके वजह से जो है वो हम ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों फंक्शन है इन दोनों में से कौन सा ग्रो जो है ये फास्टर जो है ये ग्रो कर रहा है। ये एक एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल जो देखते हैं यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअली क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन हैं एफ है और जी है। एफ का जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ 2n log n और जी का जो ग्रोथ रेट है वो n स्क्वायर है। तो अब इसमें क्या है कि हमने देखना है कि जो एफ है तो जो जी है ये इसके अपर बाउंड्स में है, इसके लोअर बाउंड्स में है या इसके थीटा में, तो इसको हमने देखना है। तो पहले अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हम इसको n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n log n करें तो ये n जो है ये इसके साथ एक कट गया तो बाकी हमारे पास बचा n/2 log n। तो इसकी अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि इस गोज़ टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी में जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी रीज़न क्या है कि n स्क्वायर ग्रोस फास्टर देन 2n log n, इससे ज़्यादा जो है वो ग्रो करेगा। तो अगर आप इसको ग्राफ भी करना चाहें तो आप इसका जो है वो ग्राफ भी देख सकते हैं कि जो ऑलवेज जो ये चूँकि ये n है तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगी
बिकॉज कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है। लेकिन जो लॉग है वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करेगा, वो इतनी इतनी स्टडीली वो इतना ज़्यादा जो है वो ग्रो नहीं करेगा, इसकी ग्रोथ जो है वो कम होगी। सो इट्स मीन के ये जो एन है दैट इज़ ग्रोइंग फास्टर, और लॉग जो है ये उससे जो है ज़रा स्लोअर जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इट्स मीन कि अगर आप इसके लिमिट लेंगे तो लिमिट विल गो टू द इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि बिकॉज एन ग्रोज फास्टर देन 2 log n, दस एन स्क्वेयर इज़ इन लोअर बाउंड्स ऑफ ये जो है इसकी एन स्क्वेयर की जो लोअर बाउंड्स है हम उसको 2n log n से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो है वो हम इसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो 2n log n है ये एन स्क्वेयर की लोअर बाउंड्स है। तो अगर ये फास्टर ग्रो कर रहा था, लेट्स से कि ये जो डिनोमिनेटर में है ये फास्टर ग्रो कर रहा था, तो इन दैट केस इट विल बी इन अपर बाउंड्स में जो है वो होता है। और अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो फिर हम इसको कह देते दिस इज इन थीटा, तो हम इसको तब इसे थीटा में कह देते कि ये जो जी है दिस इज इन थीटा। तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट टू से। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज हैं कि हमारे पास सिंपल ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, जैसे कि साइनर स्टेटमेंट होती है कोई। तो अब अगर आपने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू साइन करनी है तो वो एक कांस्टेंट उसका रनिंग टाइम होगा। इसी तरह से जो है वो हमारे पास लूप्स हैं, हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि इफ़ एल्स या स्विच स्टेटमेंट्स हैं। तो हमने देखना है कि इनके रनिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या हमारे पास नेस्टेड लूप हो तो हम उसके रनिंग टाइम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हम सिंपली जो है वो अलजेब्रिक क्वेश्चन जो हैं वो बनाएंगे। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं या प्रोग्राम एक हमने लिखा हुआ है तो हम उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो है वो कॉस्ट देखते हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं कि जो हमने इस लेक्चर में हमने जो 4 रूल्स पढ़े उन रूल्स की मदद से हम उनको जो है उनकी कोई उनकी जो है वो रनिंग टाइम क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमने इसको इनकी अपर बाउंड कैसे डिफाइन करनी है, लोअर बाउंड कैसे डिफाइन करनी है, और इनके जो थीटा है वो हमने किस तरह से जो है वो डिफाइन करना है। तो ये इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।